Hello everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator नियति पौड़. आज के हमारे इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर 2021. आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो. सो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर, लेट मी फर्स्ट टेल यू ऑल, आपको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए हो या फिर आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स में जो भी हम कुछ भी डिस्कस करेंगे उनकी सारी पीडीएफ अगर आप चाहिए हो आपको, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन. हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर 2021. तो ये बात आप सब लोग जानते होंगे और हम भी जानते हैं कि इंडिया में सिविल सर्विसेज क्रैक करना इज एज इक्वल एज आप एवरेस्ट माउंटेन पे चढ़ जाना. ओके, बिकॉज एवरेस्ट माउंटेन पे जैसे अगर हमें पीक पे एपेक्स पॉइंट पे अगर हमें जाना हो तो हमें बहुत ज़्यादा बेस कैंप्स लगाने पड़ते हैं. सिमिलरली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं हमें क्रैक करने में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू. आपका जो एपेक्स पॉइंट है वो होगा आपका रिजल्ट का दिन. बट देन अगेन द थिंग विच इज बॉदरिंग फॉर ऑल ऑफ अस वुड बी कि हम उस पिक पॉइंट पे कैसे पहुंचे. जैसे कि एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले जैसे कि हम बेस कैंप्स लगाते हैं, सिमिलरली हमारे पास प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू है. बट उससे भी पहले हमें ये शुरू करना है, हमारी प्रिपरेशन हमें 1 साल पहले से ही शुरू करनी होती है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट ये वीडियो कंप्लीट देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे पैटर्न कैसा होगा, बुक लिस्ट कौन कौन सी होगी पूरे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करने में, एज इन द प्रीलिम्स एंड द मेंस. वी विल बी आल्सो लुकिंग आफ्टर द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे हम. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पैटर्न कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर्स का, बुक लिस्ट आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है, करंट अफेयर सोर्सेस कौन कौन से है, और आपका ओवरऑल अप्रोच इस पूरे एग्जाम के लिए कैसा होना चाहिए. तो जब भी एक बहुत ही न्यू एस्पिरेंट जब ये पूरी जर्नी शुरू करता है तो उसको बेसिकली ये कंफ्यूजन होता है कि शुरू कहाँ से करे, मतलब कि शुरुआत जब होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए, वेदर वो न्यूज़पेपर से शुरू करे या फिर डायरेक्टली कोई एक बुक उठाकर पढ़ना शुरू करे. बट लेट मी टेल यू ऑल, एग्जाम को शुरू करने से पहले, एग्जाम प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले अगर आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपके माइंड में डिफाइन ना हो तो फिर आपके लिए एक बहुत टायरिंग प्रोसेस होगा एट द एंड ऑफ द ईयर. मतलब कि जब आपकी प्रीलिम्स आएगी आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, बिकॉज आफ्टर दैट वो बहुत ही ज्यादा केओस बन जाएगा आपकी लाइफ में. सो बिकॉज ऑफ दैट एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमारे माइंड में मौजूद होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू इन दैट ओनली. और मैंने आपको एवरेस्ट का एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि एवरेस्ट को सर करने के लिए जैसे लोकल शेरपास हेल्प करते हैं, हम टीचर्स वैसे ही आपकी हेल्प करते हैं पूरी की पूरी जो आपकी जर्नी है उसमें आपको मदद करने के लिए. तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि आप ये कुछ सवाल हैं जो आप खुद से पूछिए. वाई यूपीएससी, मुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, क्यों मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, वाई आईएएस और वाई आईपीएस ओनली. क्या मुझे अगर बाकी सर्विसेज मिले तो क्या मैं उनमें खुश रह सकता हूँ या फिर रह सकती हूँ. अगर इसका जवाब आपको सही ना मिले तो बाद में फिर ये अगेन आपके लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टायरिंग हो सकता है. आस्क योर सेल्फ, आपके जो रीजंस है वो राइट डाउन करिएगा. मैं आपको जज नहीं करूंगी कि आपका कौन सा रीजन होगा. भले मोस्ट ऑफ द लोगों के मन में ये होता है कि उनके पापा ने कहा है या फिर मम्मी ने कहा है या फिर उनके बड़े भाई ऐसे हैं या फिर उनका कोई कजन है, दूर का रिश्तेदार, वो आईएएस आईपीएस है. मोस्ट ऑफ द हमारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो आईएएस आईपीएस के रुतबे को, उस रुतबे का वो लोग शिकार होते हैं. या फिर कोई भी एक यूट्यूब चैनल पे कोई भी एक ऐसा इंस्पायरिंग वीडियो देख लिया, वहां पे उनको अगर पता चला कि हाँ एक साल की मेहनत होती है और उसके बाद आपके पास ये सारे पर्क्स होते हैं, इतना आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलता है या फिर आपको सोशल मीडिया में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है. मोस्ट ऑफ द लोगों के मन में ये भी होता है कि चलो हाँ भाई करप्शन करने को मिलेगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, दैट नेम फेम ग्लोरी आपको मिलेगी. बट ये रीजंस अगर आपके होते हैं तो लेट मी टेल यू ऑल कि ये पूरी जो जर्नी है आपकी सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन करने की, वो आप कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे.
बट एट द सेम टाइम अगर आपके मन में ये है कि हाँ भाई मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, बिकॉज मैंने सोसाइटी के थ्रू बहुत ज़्यादा कुछ मैंने लिया है, कंज्यूम किया है, तो इट बिकम्स माई मोरल ड्यूटी टू पे द सोसाइटी बैक। अगर इस प्रकार की अगर आपके मन में कुछ अगर रीजंस है तो ये रीजंस आपको पूरी जर्नी में एंटायरली मोटिवेट करते रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लाइफ में ये भी आएगा कि आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएंगी या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन होंगे, तो आपके अगर रीजंस करेक्ट हैं तो आपको बाहर से कोई मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही इतना ज़्यादा इंस्पायर रहोगे एग्ज़ाम के लिए, पूरे प्रिपरेशन के लिए, और आप ये पूरा जो प्रिपरेशन जर्नी है आपकी, वो आपकी एक व्यक्ति के तौर पे भी आपकी परीक्षा नहीं होगी, पर आपके व्यक्तिमत्व की परीक्षा होगी। ये पूरी मैं ये मानती हूँ कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जो है हमारा, वो हमारे व्यक्तिगत हमारा ऐसा इम्तिहान नहीं होता, बट हमारे पूरे व्यक्तिमत्व का वो इम्तिहान होता है। इट शेप्स अस आ पर्सनैलिटी। ये पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन हमारी जो है हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती है। तो कहने का सारांश ये है कि अगर आपके रीजंस अगर आपके सही हो तो यही रीजंस आप फिर अपने इंटरव्यू में आप बता सकते हो, और यू कैन स्टैंड आउट इन दैट। सारी भीड़ में आप यूनिक लगोगे इसी वजह से, अगर आपका रीजन सही है तो अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है यूपीएससी का। तो सबसे पहले जो है वो होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, लोग प्रीलिम्स भी कहते हैं। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। आपका पेपर 1 होता है जिसको हम जीएस पेपर कहते हैं। इट इज 200 मार्क्स का पेपर होता है। फिर होता है पेपर 2 जो भी अगेन 200 मार्क्स का होता है। पेपर 1 में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आपको इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी में आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे। और पेपर 2 में बस आपको ये होता है, आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप 33% मार्क्स पेपर 2 में नहीं लाते हो तो आपका पेपर 1 एज एंड व्हेन आपका इवेल्युएट होगा ही नहीं। और मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जो बस 33% कट ऑफ लाते हैं और बाद में उनका पेपर 1 में बहुत ज्यादा हाई स्कोर होता है। मैंने ऐसे भी एस्पिरेंट्स देखे हैं जिनके पेपर 2 में उनके 33% मार्क्स नहीं आ पाते। अगर आप उस केस में अगर आप 200 आउट ऑफ 200 भी अगर स्कोर कर लो, जो कि ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी अगर आप कर लो तो आपका पेपर 1 कभी भी इवेल्युएट नहीं होगा जब तक आप 33% पेपर 2 में नहीं लाते हो। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम और एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 कैसा होता है, क्या नहीं होता। प्रीलिम्स के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ओवरऑल आइडिया देना चाहूंगी कि ओवरऑल एग्जाम कैसा होता है। तो सेकंड पड़ाव मैं कहूंगी, या फिर जो सेकंड बेस कैंप है हमारे एवरेस्ट को पाने का, वो होता है मेंस, या फिर जिसको हम कहते हैं रिटन एग्जामिनेशन। तो बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन में ये रिटन होती है सब्जेक्टिव टाइप, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने होते हैं। टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप कट ऑफ मतलब मेंस की कट ऑफ को अगर आपको पार करना हो तो टोटल 9 पेपर्स होते हैं और क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब कि और पेपर 1 होता है वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें 300 मार्क्स में से आप इवेल्युएट होते हो। और पेपर बी होता है इंग्लिश पेपर, वो भी 300 मार्क्स का होता है। और ये क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, आपको 25% कंपल्सरीली इन पेपर्स में लाना होता है। अब देखते हैं हमारे पेपर 1 पेपर 2 कैसे हैं। तो जो यहाँ पे आपका पेपर 2 है वो जनरल स्टडीज 1 जिसको हम कहते हैं, उनमें आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पेपर 3 में जो जनरल स्टडीज 2 कहा जाता है जिस पेपर को, उनमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कवर होते हैं। पेपर 4 में आपको जनरल स्टडीज पेपर 3 जिसको हम कहते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम करंट अफेयर्स से ही ये पेपर पर्टिकुलर रिलेटेड है। देन आपको पेपर 4 होता है जिनमें आप जनरल स्टडीज 4 कवर करते हैं, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी सब्जेक्ट है फॉर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, कि उसमें उनकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप मिलती है। आफ्टर दैट यू हैव पेपर 6 एंड पेपर 7, जो 2 पेपर्स होते हैं आपका ऑप्शनल, आपको जिनमें से चूज करना होता है। और ये सारे के सारे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपका ऐसे पेपर भी होता है जो 250 मार्क्स का होता है, सारे 300 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल सारे 250 मार्क्स के होते हैं और टोटल इनकी 1750 इसकी टोटल होती है। उसके बाद सबसे जो लास्ट जो बेस कैंप होता है आपका, वो पर्सनैलिटी टेस्ट होती है।
अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू देख सकते हैं। उन्होंने उनमें मेंशन किया है बेसिकली कि उनमें बस आपकी पर्सनालिटी से मतलब ये है कि आपकी सोच कैसी है और आप कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, इससे लगता है। आपको जज बस इन्हीं डायमेंशन से किया जाता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, आप जब प्रेशर सिचुएशन में होते हो तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हो किसी भी चैलेंजेस को। आपकी ये पूरी जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको पूछूंगी कि आप खुद को आइडेंटिफाई करिए, यानी कि आप स्कूल में हो, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर आप जस्ट ग्रेजुएट हो, आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, या फिर आप ओल्ड प्लेयर हो। ये कुछ कैटेगरीज होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की। मैंने इसलिए कहा कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ, इसलिए क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर टाइप आपकी पूरी जो स्ट्रेटेजी होगी वो डिफरेंट होगी। अगर आप स्कूल में हो तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ऐसी भी होती हैं जो कि एस्पायर करते हैं आईएएस या फिर आईपीएस बनना, बट अभी वो स्कूल लेवल में होते हैं, उनको नहीं पता होता कि शुरुआत कैसे करनी है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी होते हैं जिनको नहीं पता होता, जस्ट ग्रेजुएट, तो ये मोस्ट यहाँ पे ये कैटेगरी में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि जस्ट ग्रेजुएट होते हैं। फिर आते हैं आपके वर्किंग एस्पिरेंट्स। आपने बहुत ज़्यादा टॉपर्स की इंटरव्यू देखी होंगी। मोस्ट ऑफ द जो टॉपर्स है वो इसी बैकग्राउंड से आते हैं। मोस्ट ऑफ द नहीं, बल्कि थोड़े तो बहुत एस्पिरेंट यहाँ से आते होंगे, वर्किंग एस्पिरेंट्स के कैटेगरी से आते हैं। और ओल्ड प्लेयर्स भी होते हैं जिन्होंने 4-5 बार अटेम्प्ट अपना दे चुका होता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। उसके बाद फिर आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी खुद डिजाइन करनी पड़ेगी। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना क्या हमने बनानी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यूपीएससी एग्जाम हर साल कंडक्ट करता है, तो इसका मतलब एग्जाम एक साल में आप प्रिपेयर कर सकते हो और आप क्रैक भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको करेक्ट गाइडेंस मिले। आप खुद की अपनी स्ट्रेटेजी खुद से डिजाइन करो और आप अपनी पूरी जो आपकी जर्नी है उसमें आप डिसिप्लिन फॉलो करो, तो आपको इस पंचवर्षीय योजना की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बट हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं कि आप फर्स्ट बार अटेम्प्ट करो, क्रैक नहीं होती है तो आप प्रिपरेशन करना छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है। बल्कि आपने आपके हर जो आपका फेलियर आता है उसमें से अगर आप सीख कर आपके अगले आने वाली स्ट्रेटेजी में अगर आप इम्प्लीमेंट करो कि आप अच्छे से खुद को जानो पहचानो, और आप अगर समझो कि हाँ मेरी ये गलतियां हुई थी पिछले बार तो वो मैं नहीं दोहराऊंगा या फिर नहीं दोहराऊंगी, तो फिर आपको पंचवर्षीय योजना बनाने की बिल्कुल भी जरूरत इस प्रिपरेशन में तो नहीं है। नाउ अब जब आपको आपका खुद का आंसर मिल गया है कि क्यों आपको ये प्रिपरेशन करना है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मैं मानती हूँ कि आपका रीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा सही होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विच यू आर गोइंग टू डू इज, आप सिलेबस का पूरा रिसर्च करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप कोई भी रैंडम किताब अगर आप लेके बैठो, फॉर एग्जांपल जीसी लियोंग या फिर आप लक्ष्मीकांत लेके बैठो, तो आपको किस प्रकार से वो बुक स्टडी करनी है ये नहीं पता चलेगा, और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कीमती वक्त है वो आप वेस्ट करके रहोगे। बट अगर आप उसी तरह अगर आप सिलेबस पहले जांचो परखो, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस अच्छे से करो। इससे मैं आपको और एम्फसाइज नहीं कर सकती इस चीज पे कि आपको ये 2 पॉइंट्स कितने ज्यादा अहम मतलब महत्वपूर्ण है कि आप सिलेबस एनालाइज करो और आप क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करो। इससे क्या होगा कि आपको किस प्रकार से स्टडी करनी है इसका पूरा आइडिया आपको लगेगा, और आप अपना कीमती वक्त जो है वो इन सारी चीजों में वेस्ट नहीं करोगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप हर वक्त जो है वो यूट्यूब पे आप वेस्ट नहीं करोगे कि ये सब्जेक्ट कैसा पढ़ना है, वो सब्जेक्ट कैसा पढ़ना है। अगर आप प्रॉपर सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस अगर आप करते हो तो देन फिर आप ये कर सकते हो, आप टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हो। बट एक बात मैं बहुत ही ज्यादा स्पेसिफाई करूंगी कि आपको ये जानना है कि आप अपनी तरह से यूनिक है। कोई भी टॉपर ये पर्टिकुलर चीज करता होगा तो वही चीज मैंने करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। हाँ भाई, उस टॉपर ने वो टॉप आया है तो उसने अपना ऑप्शनल हिस्ट्री लिया था या फिर पॉलिटिकल साइंस लिया था, तो क्योंकि उन्होंने लिया था वो मैंने लेना चाहिए। या फिर कोई एक टॉपर रिलैक्स होने के लिए योगा करता था, कोई एक टॉपर डांस क्लास पे जाता था रिलैक्सेशन सेशन के लिए, तो आपको उनको फॉलो नहीं करना। आपको ये बात याद रखनी है कि आप यूनिक हो सारे लोगों की जैसे ही, मतलब हर एक इंसान अपनी लाइफ में यूनिक होता है। उनकी खुद की स्ट्रेटेजीज आप अपनी डेवलप करना सीखिए। देन आता है कि आप फाइंड योर स्टडी प्लेस। मगर कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो दिल्ली या फिर मुंबई या फिर पुणे ऐसे मतलब मेट्रो सिटीज में जाके प्रेफर करते हैं रहना। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पॉसिबल नहीं होता, उनको बहुत ही, क्योंकि इस तरह मेट्रो सिटीज में जाके रहना इट कुड बी वेरी फाइनेंशियली टायरिंग हो सकता है। तो आप घर बैठे भी आजकल आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ये तो
पहले ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नोट्स जो होते थे वो ऑफलाइन हमको अवेलेबल नहीं होते थे। बट क्योंकि अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे देश में इतनी ज़्यादा फैल गई है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बहुत ही ईजी हो गया है घर बैठे प्रिपरेशन करने का। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जो हमें फ्री एजुकेशन मतलब जो वीडियोस हैं हमें पढ़ाती हैं, या फिर अगर आप कोई बुक्स आपको चाहिए हो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बट इन द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपको वो पूरी जर्नी एंजॉय करनी होती है। अगर आप जर्नी एंजॉय नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है आप जो फाइनल जो आपका स्टॉप है यानी कि आपका रिजल्ट है वो भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, या फिर आप जब अपने सर्विसेज में जाओगे वो भी आप टाइम जो है वो एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आप इस पूरी जर्नी को आप एंजॉय नहीं कर पाते तो। अब एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग, वो ये है कि ऑप्शनल हम पेपर हमारा सिलेक्ट कैसे करें। मोस्ट ऑफ द लोग अगेन फिर वो लोग यही रिपीट करते हैं कि कोई टॉपर को फॉलो करते हैं, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था या फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लिया था इसलिए मैं भी वही लूंगा या फिर लूंगी। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। बट आपको पहले क्या करना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है मतलब आपने जिस भी किसी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है वो मैं कहूंगी कि आप अपना ऑप्शनल उसको चूज करने में आप प्रायोरिटी दो। क्यों? क्योंकि आपने आपके लाइफ के ऑलरेडी 3 या फिर 4 साल कहूंगी मैं उसमें आपने बिताए हैं। आपको चलिए इफ नॉट आपको 100% नहीं पता क्योंकि यूपीएससी कुछ और डिमांड करती है आपसे, आपकी कॉलेज लेवल कुछ और डिमांड करती है, तो जाहिर सी बात है आपको 100% उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रहेगी। पर हमें क्या करना चाहिए, हमारे कम से कम 40% तो हमें कुछ नॉलेज होगी ना, मतलब आपने अपने पेपर तो क्लियर करे होंगे 40% लेके, तो क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपको ये पता होगा कि कौन सी बुक्स हमने रिफर करनी चाहिए, तो इस वजह से मैं आप कहूंगी कि आप पहला प्रेफरेंस अपने बैकग्राउंड को दे, जिस किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हुए हो। तो अगर अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यूपीएससी में सारे मतलब जो ऑप्शनल होते हैं उनमें इंक्लूडेड नहीं होता, तब आप क्या करेंगे, आपका सेकंड क्राइटेरिया आप ये करेंगे कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आप देखोगे कि हाँ भाई अगर मुझे पॉलिटी पसंद है या फिर मुझे अगर कोई और चीज यानी कि हिस्ट्री पसंद है, जो कि सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग भी लगे और जो बाकी पेपर्स में भी मुझे मतलब GS1 या फिर GS2 भी में मुझे वो जो हेल्प करे, तो आप वो सब्जेक्ट चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी या फिर हिस्ट्री में कहूंगी वो आप चूज करेंगे। थर्ड क्राइटेरिया मैं बताऊंगी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अब के जमाने में तो नहीं हो सकता, आपको मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है ऑनलाइन मिल जाएंगी। अगर ऑनलाइन ना भी हो तो आप दिल्ली या फिर ऐसी किसी मेट्रो सिटीज में से आप जो बुक स्टॉल्स होते हैं उनको कॉल करके या फिर ऑनलाइन वो लोग आजकल पहुंचाते हैं, तो दैट यू कैन डू। एंड बट बिफोर दैट अगर आप और भी ज्यादा कंफ्यूजन है ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करके भी अगर आप श्योर नहीं है कि आपको कौन सा वाला ऑप्शनल चूज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले सारे जो GS1, GS2, GS3 ये तीनों पेपर आप पढ़ेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से, और आपको पूरी आइडिया लगेगी कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, कितनी डेप्थ है उसमें। वो स्टडी करने के बाद आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है शायद आपको पता चल सकता है। यानी कि मैं अगर मेरे हिसाब से अगर आप कहोगे तो मुझे हिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है, और हिस्ट्री से भी ऊपर अगर मैं जाऊं तो मुझे पॉलिटी बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई वुड सर्टेनली चूज पॉलिटी, क्योंकि वो मुझे पढ़ने में इजी ही नहीं लगता बल्कि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट देखते हैं कि हाँ भाई लास्ट ईयर टॉपर ने तो ये वाला सब्जेक्ट चूज करके उसने इतने ज्यादा स्कोर किए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अगर जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, आप अगर वो अच्छे से पढ़े तो आप भी उसमें प्रॉपरली अच्छा बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। नाउ स्पीकिंग अबाउट द पेपर 2 जो कि सीसेट पेपर होता है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको 33% मार्क्स लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग अबाउट सीसेट पेपर दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस। इसमें सिलेबस कौन कौन सा होता है मैं आपको बता दूं। इसमें आपको बेसिकली तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसके बाद यू आर सपोज टू आंसर इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशनल स्किल, then you have logical reasoning and analytical ability. You also have to answer questions based on decision making and problem solving. ये बहुत ही ज़्यादा important मैं कहूँगी सेक्शन है कि किसी भी अगर आप से सपोज आप DM बन जाते हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, या फिर आप IPS ऑफिसर बन जाते हो, तो आपको डिसीजन मेकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको ये कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, इसलिए ये इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। देन यू हैव जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद यू हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक न्यूमेरेसी यानी कि नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। ये बस आपको क्लास 10th लेवल के हिसाब से आपको पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कुछ इंटेंस या फिर गहरे क्वेश्चन नहीं होते। फिर यू हैव डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स,
डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, ये अगेन आपको क्लास 10 लेवल पे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर है वो आपको क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। अगर आप 33% मार्क्स इस पेपर में स्कोर नहीं करते तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, आपका पेपर 1 जो है जीएस पेपर वो ऑलरेडी इवेल्युएट नहीं होगा आपके प्रीलिम्स का। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पेपर पे भी उतना ही ज्यादा फोकस करो। हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में स्लाइड्स में मैं आपको बुक लिस्ट पे बताऊंगी कि आपको सीसेट पेपर किस तरह से क्रैक करना है। फिर आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर 1 जो कि 200 मार्क्स का होता है और आंसर करने के लिए हमें 2 आवर्स होते हैं। इसमें कौन कौन सा सिलेबस इंक्लूड होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट आपको होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये मैं कहूंगी एक पिलर जैसा होता है जिसमें आपको सिग्निफिकेंट इवेंट्स आते हैं, इश्यूज आपको डिस्कस करने होते हैं और जो भी फेमस पर्सनालिटीज हुई हैं, जैसे कि आप कहो महात्मा गांधी या फिर और भी फेमस पर्सनालिटीज हुई हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। पर्सनालिटीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी या फिर 1750s अंटिल प्रेजेंट, या फिर आप जवाहरलाल नेहरू देखो, आप गोपाल गणेश आगरकर फॉर दैट मैटर आप देखो, तो इन सारे पर्सनालिटीज के बारे में आपको पढ़ना होता है। देन यू हैव डिफरेंट स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत ही ऐसे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, या फिर ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं बट उनका जो मेन क्रक्स ऑफ उनका जो आइडिया होता है, उनकी फिलोसफी होती है, वो हमको नहीं पता होती। तो इनमें हम डिटेल में जाएंगे पढ़ने। फिर यू हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने किस प्रकार से पूरी इंडिया को एक यूनिटी में बांध के रखा था उन्होंने, या फिर आप फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स जिसको हम कह सकते हैं, किन बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड हुए थे, या फिर आप कह सकते हो कौन से स्टेट्स को किन किन क्राइटेरियाज पे उनको स्टेट का दर्जा मिला, ये सारी चीजें हम इस पेपर में पढ़ेंगे। यू ऑल्सो हैव हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे प्रीलिम्स को अगर हम एज फार एज देखने के लिए जाए तो इसमें इस सेक्शन में प्रीलिम्स से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते। मतलब अगर आप देखने जाओ तो ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आते क्वेश्चंस, बट मेंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर सेक्शन। देन यू हैव इवेंट्स, फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी सिंस द 18th सेंचुरी, दैट इज द वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है आपका, उसके बाद कॉलोनाइजेशन हुआ था, विड्रॉवल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज हुई थी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हुई थी। देन यू हैव डीकॉलोनाइजेशन, फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी हुआ था, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। देन यू हैव पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ये सारी चीजें जो है आपको ब्रीफली एनसीईआरटी के जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो एनसीईआरटीज हैं उनमें आपको ब्रीफली एक बेसिक आइडिया देने के लिए अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। बट एज एंड व्हेन वी विल बी लर्निंग द हायर स्टैंडर्ड की जो किताबें हैं वो जब हम पढ़ेंगे उनमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें आइडियोलॉजी अच्छे से समझाई है। तो मैं आपको जब बुक लिस्ट बताऊंगी तब वी विल कवर दिस सेक्शन एज वेल। देन अगेन यू हैव GS1, आपके पेपर में आपको सोसाइटी के बारे में डिस्कशन होगा, इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी, उसके सेलिएंट एस्पेक्ट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यू हैव रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, कौन कौन से होते हैं वुमेन के इश्यूज, फिर पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, किस लिए हमारे कंट्री में पॉवर्टी अभी भी है और कौन कौन से चैलेंजेस हैं, अगर हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करना चाहते हैं तो उनमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। फिर यू हैव डेवलपमेंटल इश्यूज, हम अच्छे से डेवलपमेंट हमारी कंट्री में क्यों नहीं कर पाते। अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन जब भी होता है कौन कौन से इश्यूज इसके रिलेट उसको अटैच होकर आते हैं, जैसे कि आप अगर अर्बनाइजेशन पे अगर आप फोकस करो तो उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया। जब इंडस्ट्रीज आपके आते हैं तो फिर आपके लेबर के इश्यूज जो होते हैं वो भी आते हैं। तो ये सब बातें हमें डिस्कस करने को मिलेंगी यहाँ पे। देन यू हैव सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म, ये रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है बहुत ही डिटेल में, कंसेप्ट हमें क्लियर करना होगा। देन यू हैव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी। उसके बाद में आपको आता है एक नेक्स्ट आगे वाला पिलर जो है ज्योग्राफी, जिनमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको आता है। फिर यू हैव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आपको डिस्कस करना है इंक्लूडिंग इंडिया। यू ऑल्सो हैव इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिनॉन सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन एक्सेट्रा। यू ऑल्सो हैव ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड their location changes in critical geographical features including water bodies and polar ice caps and flora and fauna and effects of such changes. Then you have salient features of world physical geography भी आपको डिस्कस करने को मिलेंगी।
उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पेपर आता है GS2 पेपर। ये मेरे बहुत ही टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है मेरा GS2 पेपर, क्योंकि जिसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन एंड फीचर्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब किया गया है। और ये मैं कहूँगी ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्टैटिक से भी आता है, बट इसको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके आते हैं वो करंट अफेयर्स रिलेटेड आते हैं। मतलब कि सपोज अगर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट अगर किया गया हो तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कब आएगा, जब भी अब हाल ही में अगर कोई अमेंडमेंट किया गया हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हो सकता है आपको फैक्चुअल क्वेश्चन आए, पर आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर यू हैव पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, है ना। उसके बाद यू हैव मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी, यू हैव सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो ये सारे जो आपका पूरा जो सिलेबस है आपको किसी यूपीएससी के वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, तो ये हमें डिटेल में जाना आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि महिलाओं के भी और ग्रुप्स होते हैं, महिला मंडल वगैरह, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारे सोसाइटल डेवलपमेंट में, ये आपको अच्छी तरह से डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन बेस्ड इनमें जब आएंगे तो वो करंट अफेयर्स रिलेटेड ही आएंगे। देन यू हैव वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉज, किस प्रकार से ये इंस्टीट्यूशनल बॉडीज होती हैं पूरी वो फंक्शन करती है, गवर्न करती है, इसके बारे में हमें लिखना है। देन यू हैव अगेन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी, यू हैव इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये सारे जो इश्यूज हैं वो हमें डिस्कस इसलिए करने होते हैं बिकॉज यूपीएससी डिमांड्स कि आपका जो प्रॉपर थिंकिंग आपकी किस प्रकार से है ये जानने के लिए यूपीएससी को ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की आपको कितनी ज्यादा समझ है ये यूपीएससी डिमांड करता है ये सारी चीजें। Then you also have international relations, India and its neighborhood, international relations, bilateral, regional and global groupings and agreements involving in India, affecting the Indian interest, यानी कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हैं जो डिस्कस करनी होंगी। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड स्ट्रक्चर एंड देयर मैंडेट्स। तो दैट इज ऑल अबाउट डिस्कसिंग अबाउट द पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अगर ये सारी चीजें, इन सारे पढ़ना अगर आप एंजॉय करोगे, आपको अगर ये लगे कि हाँ जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं ये सारी चीजें इनमें लर्न करूंगा या फिर करूंगी, अगर आपको लगे कि आप ये सारी जर्नी एंजॉय कर सकते हो, देन यस सिविल सर्विसेज इज द राइट थिंग फॉर यू एंड यू शुड डेफिनेटली गो अहेड विथ योर प्रिपरेशन। हमारे अगले आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ द सेम सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।